हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स की सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। मतलब ये है कि वाटर और मिनरल्स का प्लांट में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसका, जो है कि बगैर वाटर के, बगैर मिनरल्स के ये वाटर के ऊपर जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ये वाटर और मिनरल्स अगर प्लांट्स को नहीं मिलते हैं तो क्या उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, और मिलते हैं तो उसके ऊपर क्या जो है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो पहला आप देख रहे हैं वाटर। पहले टॉपिक के बारे में फर्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। वाटर इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब आप जानते हैं कि प्लांट में जो प्लांट का जो फूड होता है, जो प्लांट को फूड चाहिए, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में के लिए जो फूड चाहिए, हम लोग जो है ड्राई उसको भी जो है चीविंग करते हैं। माउथ में डालने के बाद उसको हम लोग चीविंग करते हैं। उसके बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर जो है ये सॉल्यूशन फॉर्म में फूड नहीं चाहिए, ड्राई फॉर्म में चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट जब फूड को एब्जॉर्ब करता है, अपने जो है न्यूट्रिएंट्स को अपने एब्जॉर्ब करता है, तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। बगैर वाटर के ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो जो वाटर जो होता है ये सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन बनाता है। मतलब कि जो सब्सटेंस होता है, जो वाटर का जो फूड होता है, वो वाटर प्लांट का जो फूड होता है वाटर के साथ उसको मतलब एब्जॉर्ब करके वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। वाटर का ये इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस वाटर का क्या है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं अच्छी तरह की फ़ोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड जो है प्लांट बनाता है, और फूड लीफ के अंदर बनता है। और वो फूड जो है जब तक वाटर जो है उसको नहीं मिलेगा, मतलब कि H2O, जब तक उसको वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो फूड जो है प्लांट नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए वाटर का इम्पोर्टेंस जो है फूड बनाने में भी है। और वो फूड बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक ग्लूकोज और फूड। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस is combined with water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll and make food। और फूड जो बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। मतलब ग्लूकोज के फॉर्म का मतलब क्या हो गया, C6H12O6, इसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है ये। अगर ये ग्लूकोज के फॉर्म में फूड जो है प्लांट में बनता है और ये प्लांट इसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है। थर्ड, द एक्सेस वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम वन सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि कुछ वाटर जो होते हैं वो कुछ एक्सेस वाटर जो है प्लांट के अंदर रह जाते हैं लीफ में। अब वो वाटर वहाँ पे रह तो सकते नहीं, तो वाटर जो होता है वो इवोपरेट हो जाता है। मतलब कि वो वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू जो है ये इन्वायरमेंट में चला जाता है, जिसको इवोपरेशन कहा जाता है।
तो वही कह रहा है कि द एक्सेस वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है, जो लीफ के सरफेस से वाटर जो होता है वो इवापोरेट्स हो जाता है। किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। इट प्रोवाइड्स संक्शन पुल दैट काज एसेंट ऑफ सैप। संक्शन पुल का मतलब क्या होता है? मतलब जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब तक जो है प्लांट रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब वाटर इवापोरेट होगा तो वाटर की जब प्लांट के अंदर कमी होगी तो प्लांट की जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसी को उसके लिए एक पुल बनता है, एक फोर्स बनता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाता है, जिसको संक्शन पुल कहा जाता है। संक्शन पुल, ठीक है। और दैट काज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब व्हेन वाटर मूव अपवर्ड्स। जो वाटर होता है जो ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग जो है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है न्यूट्रिएंट्स। वाटर को भी हम, जैसे हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, ठीक है, और वाटर भी उसमें आता है। तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए। वैसी प्लांट्स को भी जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसको मिनरल्स कहा गया है। ठीक है, तो मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो प्लांट जो होगी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब ग्रोथ का मतलब लंबाई में वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, और जो है जो डेवलपमेंट है, जो उसकी जितने भी ब्रांचेस हैं वो डेवलप नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसके मतलब की डेफिशिएंसी में, ये जो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी में प्लांट जो है ग्रोथ और डेवलप नहीं कर सकता। प्लांट गेट दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और इस मिनरल्स को प्लांट जो लेता है, जो एब्जॉर्ब करता है, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी दीज मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो मिनरल्स 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटी के बेसिस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और पहले को कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया बच्चों। यहाँ पे टेबल में एकदम क्लियर दिखाया गया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। याद रखिएगा बच्चों कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में 3 जो है न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इसका रोल क्या होता है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसका रोल क्या होता है, उसमें क्या करता है ये। ठीक है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। जो नाइट्रोजन है, अब बच्चों इस चीज़ को दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर जो है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। बगैर नाइट्रोजन के प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही नहीं सकती, मतलब प्रोटीन बन ही नहीं सकता। एक एलिमेंट उसमें नाइट्रोजन होता है। अब वो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है उसको जो है बाद में बताया जाएगा, लेकिन प्लांट में प्रोटीन जो होता है उसका बहुत मतलब मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, येलोविंग ऑफ लीव्स। मतलब लीव्स जो होती हैं पीली पड़ने लगती हैं। अपने खेतों में आप अगर बहुत से, मतलब मैक्सिमम लोग गांव के हैं, किसान हैं, खेती होती है उनके यहाँ, अपनी फसलों को देखते हैं वो, तो कभी कभी देखते हैं कि उसकी लीव्स जो होती है पीली होने लगती है। ठीक है, और रिंकलिंग ऑफ ग्रेन्स। और दाना जो होता है मतलब कि फसल पकने के बाद
जो ग्रेन्स होता है उसमें रिंकल्स पड़ने, जैसे आदमी जब वो ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा होने लगता है, तो चेहरे पे जैसे स्किन जो होती है देखिए ऐसे ऐसे जो है लाइनिंग बनने लगती है, ठीक है, सिकुड़ने लगती है, तो उसी को कहा जाता है रिंकलिंग। तो वो चीज़ जो है नाइट्रोजन की कमी से ये रिंकलिंग जो है ग्रेन्स के ऊपर, उसके स्किन पर ऊपर जो है अपर सरफेस पे दिखाई देने लगती है। मतलब कि कहा जाता है कि दाना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब इस बार फसल का जो दाना है वो अच्छा नहीं हुआ है, और उसके पहले जो लीफ होती है वो पीली पीली होने लगती है। सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपका फास्फोरस। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है उसमें भी फास्फोरस का यूज़ होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है, स्पेशली जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में, उसको जो प्रिपेयर करने में या उसकी मजबूती देने में या उसकी ग्रोथ में फास्फोरस जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये यूज़ होता है। इसकी कमी से क्या होता है, प्री मेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि जो लीव्स होती है मेच्योर होने के पहले ही जो है प्लांट से गिरने लगती है। पर्पल एंड रेड स्पॉट्स ऑन द लीव्स के ऊपर जो है पर्पल कलर की, रेड कलर के स्पॉट होने लगते हैं। डिले इन जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो लेट होने लगता है, जिससे किसान जो है परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए ताकि जो है आप पूरी जानकारी में रहे, नॉलेज में रहे, ठीक है। हाँ, पोटेशियम थर्ड है मैक्रोन्यूट्रिएंट, पोटेशियम है। इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के खुलने में, स्टोमेटा के मतलब बंद होने में, और खुलने में और बंद होने में ये पोटेशियम जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, कर्लिंग ऑफ लीफ टिप्स, लीफ की जो टिप्स होती है वो फोल्ड होने लगती है, मतलब मुड़ने लगती है, ठीक है। येलोविंग ऑफ लीव्स एंड पुअर प्लांट ग्रोथ, और लीफ जो है पीली होने लगती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो मतलब बहुत धीरी होती है, बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो होती है, इसको पुअर कहा जाता है, ठीक है। जिससे कि किसान जो होते हैं वो अपनी फसलों को देख के जान जाते हैं कि इसमें जो है क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और वो ठीक हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सेकंड पार्ट है आपका। सबसे पहले आयरन आता है, आयरन, जिंक एंड मैग्नीज Mn। आयरन Fe कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। अब एंजाइम्स क्या होता है बच्चों, जो है एंजाइम्स एंजाइम्स भी एक प्रोटीन होता है बच्चों, वो भी प्रोटीन ही है, और दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म आर द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज। एंजाइम इज़ अ प्रोटीन, इज़ आल्सो प्रोटीन, और ये जो है जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी स्पीड को ये बनाए रखता है, जितना स्पीड चाहिए, मतलब कि प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। उसको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ करता है, प्लांट डेवलप करता है, प्लांट में सीड बनते हैं, प्लांट में फ्लावर बनते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट में चारों तरफ जो है एक बैलेंस फॉर्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो एंजाइम्स की वजह से होता है। और दूसरा ये है कि एंजाइम्स एंड प्रोटीन, ठीक है, ये बनाने में ये हेल्प करता है। येलोविंग ऑफ लीव्स एंड वीक स्टेम, इसकी कमी से क्या होता है कि इसकी लीव्स जो है पीली पड़ने लगती है, और इसकी स्टेम जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, बहुत जल्दी झुकने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंड आपका जिंक है, Zn, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट हार्मोन्स। कंट्रोल एंड एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जिंक जो होता है ये एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि मतलब कि प्लांट में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितना एंजाइम्स इसको चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो ये जिंक जो होता है ये एंजाइम्स को कंट्रोल करता है। एंड इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और ये प्लांट के हार्मोन्स का एक कंस्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होता है, कौन, ये जिंक, ठीक है बच्चों।
मैग्नीज Mn कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, बहुत सी एंजाइम्स का ये भी एक पार्ट होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होता है मैग्नीज जो होता है। इसकी कमी से इसकी कमी से क्या होता है, येलोविंग ऑफ लीव्स एंड ग्रे स्पॉट, लीव्स के ऊपर जो है ग्रे स्पॉट धब्बे पड़ने लगते हैं और लीफ जो होती है पीली पड़ने लगती है। तो ये सब जो कमियां जो होती है बच्चों जो है ये सब प्लांट के अंदर होती हैं, जिसको किसान बहुत मेहनत से देखता है और इसकी कमी को, इसकी डिजीज़ को वो दूर करता है ये सब पूरा करके। ठीक है, अगर कमी होती है तो उसका छिड़काव करता है, स्प्रे मारता है फसल के ऊपर, ठीक है, सॉइल में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर। तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों जो है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के पहले एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि रूट जो होती है प्लांट की वो एब्जॉर्ब करती है, उसको सोखती है, उसको जो है अपने अंदर लेती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर्स। आप रूट को देखे होंगे कि जब रूट को मिट्टी के अंदर से पूरी निकालते हैं तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, पतले पतले धागे जैसे, उसमें आपको रूट के अपर सरफेस पे लंबे लंबे आपको दिखाई देते हैं, वो रूट हेयर्स होते हैं। जैसे ये आपकी ये रूट है, ये रूट है, तो रूट के ऊपर जो है ऐसे जो है लंबे लंबे जो है ऐसे आपको ये रूट हेयर्स दिखाई देंगे, बहुत दूर तक ये ऐसे फैले हुए रहते हैं। जिससे इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो होता है ये जितना दूर तक ये फैलेगा उतना वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और ये जो रूट हेयर होता है इसका यहाँ पर वर्क देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स। प्लांट जो होता है वाटर और मिनरल्स को किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। रूट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स। जो रूट्स होते हैं अभी बताया था मैं, जो मेन रूट होती है वो बहुत ज़्यादा जो है रूट हेयर्स उसके ऊपर होती हैं जो दूर तक फैली रहती हैं। ठीक है, दीज आर फाइन आउट है बच्चों, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। जो मेन रूट होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर ये चारों तरफ फैली रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एपिडर्मल सेल्स हैव एन आउटर सेल। जो एपिडर्मल सेल होती है रूट की वो आउटर सेल होती है, सेल वॉल, आउटर सेल वॉल होती है, एंड एन इनर सेल एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सबसे बाहर जो होती है ये आपका सेल वॉल होती है, उसके बाद जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को दो वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है। तो आउटर वॉल को प्लांट की कहा जाता है सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट और एनिमल में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, द सेल वॉल इज़ अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी मिनरल्स को, चाहे वाटर हो चाहे मिनरल्स हो, किसी चीज़ को वो रोकती नहीं है, सब जो उसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन सेल वॉल के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब उसके बाद जब सेल मेम्ब्रेन का नंबर आता है उसके बाद वो फिर जो है सेलेक्ट करता है, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बच्चों जो है कि जो सेल वॉल इज़ अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबको उसमें से वो अपने अंदर से पास कर देती है। इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट।
वो अपने अंदर से सबको जो अलाउ कर देती है कि जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मेंबर हैं प्लांट्स को जो चाहिए वो सब जो है आप पास हो सकते हैं, जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। उसके बाद सेल वॉल तो कह दिया कि सब लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, पॉलीथीन लाइक मेम्ब्रेन होती है, वो कहती है नहीं नहीं मैं सबको नहीं जाने दूँगी। अब यहाँ से वही जाएगा जो मैं चाहूँगी, ठीक है, इन नेचर, और इसीलिए उसका नाम रखा गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सबको पास नहीं होने देती है। इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से अलाउ करती है कि तुम पहले जाओ, ठीक है। रूट के अंदर अब आप पहले जाइए और सब लोग रुकें, ठीक है। टू पास थ्रू बट नॉट द अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मतलब और भी जितने मिनरल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो वहीं पर रोक देती है, ठीक है। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, चूँकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ओनली अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू इंटर इन रूट, ठीक है। तो रूट में इंटर करने के लिए ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि आप सिर्फ जाओ, अभी इन लोगों को अभी बाहर ही रोको, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसका एक नाम है बच्चों, जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन प्लांट्स इन 3 वेज। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ये जो है 3 वेज में, ये जो है, या जो मिनरल्स जो होते हैं, ये जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 वेज से ये जो है रूट के अंदर जो है एंट्री करते हैं। पहला वे जो होता है डिफ्यूज़न होता है बच्चों, जो है डिफ्यूज़न, सेकंड ऑस्मोसिस, थर्ड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर इन रूट। Osmosis is the movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through the semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, सेमी मीन्स होता ही है कुछ, हाफ या कुछ, ठीक है। तो ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कि आप सिर्फ जो है रूट के अंदर पहले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए डायग्राम जो है ये, और जानते हैं कि सॉइल के अंदर जो है वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है देन इन रूट सेल। तो रूट के सेल के अंदर के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो सॉइल के अंदर जो है जो वाटर होता है वो हायर कंसनट्रेटेड होता है, और रूट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो लोअर कंसनट्रेटेड होता है। तो हमेशा जो ऑस्मोसिस होता है और फ्लोइंग ऑफ या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फ्रॉम हायर टू लोअर होता है, मतलब सॉइल से रूट के अंदर। तो सॉइल में हायर कंसनट्रेटेड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और रूट के अंदर कम पाए जाते हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में एकदम क्लियर बनाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको, प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा गया है। ये एक डायग्राम बना के दिखाया गया आपको समझाने के लिए। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे मान लीजिए कोई उसमें जैसे जब प्लांट की बात होती है तो उसमें आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम वाटर लेते हैं, वाटर में 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, शक्कर को मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये जो है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये शक्कर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ये लार्ज अमाउंट में है, यहाँ पर देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है लेस अमाउंट में है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपका ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हायर कंसनट्रेटेड हो गया और ये लोअर कंसनट्रेटेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसनट्रेटेड टू लोअर कंसनट्रेटेड। हमेशा जो है हायर से लोअर की तरफ ये फ्लो करेंगे। कब तक फ्लो करेंगे? जब तक कि दोनों साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम हैं, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो फ्लोइंग क्या कहाँ से कहाँ थे? लेफ़्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे एरो दिखाया गया है। तो कब तक ये फ्लोइंग होगी, मूवमेंट होगा? जब तक कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं हो जाएंगे। जब तक इधर मान लीजिए 20 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी 20 वाटर मॉलिक्यूल्स जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक मूवमेंट आपका होता रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल थ्रू द मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो ट्रेवल करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ से कहाँ तक? हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद जो है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज़ हायर एज कंपेयर टू रूट सेल्स। अभी बताया था मैं कि रूट सेल के अंदर जो होता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कम होते हैं और कंपेरिजन सॉइल के। इसीलिए सॉइल में हायर कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के और सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लें। पानी आप लोग भी पिया करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, ज़रूरी नहीं है कि प्यास लगे तभी आप पानी पिए। जो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब वाटर के हेल्प से ही चलते हैं, इसीलिए वाटर हमेशा प्रॉपर आप लेते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन वाटर इंटर्स द रूट हेयर्स, वाटर जो रूट इंटर करते हैं रूट हेयर्स के थ्रू जो है, इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज एज कंपेयर टू द adjacent cortex cells. Thus, water moves from the root hair cell to cell of the cortex, then endodermis, then pericycle, and finally reaches the xylem tissues through osmosis. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो है जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर सबसे पहले सॉइल के अंदर जो है पूरा चारों तरफ फैला रहता है। उसके बाद जो होता है बच्चों जो है एंडोडर्मिस होता है, जैसे ये आपका रूट हेयर है ये, फिर यहाँ पर जो है ये आपका एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है। कुछ लेयर्स की ऐसे कॉर्टेक्स होते हैं, ये कॉर्टेक्स की लेयर है। उसके बाद फिर उसके बाद ये देखिए बच्चों, ये आपका रूट हेयर है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपका कॉर्टेक्स है। उसके बाद जो है कॉर्टेक्स के बाद एक और सेल होती है, ठीक है, ऐसे, जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है, वो भी कई लेयर की होती है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये फिर जाइलम होता है ऐसे, फिर जाइलम में एंट्री करता है ये वाटर, ठीक है। तो ये कितनी लेयर हो गई, कितनी लेयर के बाद तब जाके आपका वाटर कहाँ पहुँचा, जाइलम में। ये जाइलम, ये अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर जो ऊपर की तरफ ये जाएगा। तो ये रूट हेयर है। रूट हेयर बच्चों एक चीज़ जान लीजिए, ये यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर। ये पूरा एक सेल का बना होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से वाटर आता है, यहाँ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, और ये आपका जाइलम। तो इतनी लेयर के बाद तब जाके वाटर पहुंचता है जाइलम, और जाइलम से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ये पूरा ये जाता है, ठीक है बच्चों।
मुझे लग रहा है इसको आप समझ गए होंगे कि वाटर जो है जाइलम तक पहुंचना मतलब इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए वाटर प्लांट को आप देते रहा करिए, क्योंकि वाटर की जब कमी पड़ेगी तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो लीफ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ऑस्मोसिस के थ्रू जो आपका एंडोडर्मिस है, उसके बाद ऑस्मोसिस के थ्रू फिर जाइलम में पहुंचता है, जाइलम उसको फिर लीफ तक लेके जाता है। थोड़ा सा बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये भी जान लीजिए कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की तरफ किसी चीज़ को खींचता है, लेकिन जो है जो संक्शन पुल होता है आपका वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जो फोर्स के थ्रू जो होता है, अट्रैक्शन के थ्रू, संक्शन पुल के थ्रू जो है बांधे रखता है, जिससे कि वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे जो बच्चों के लिए फ्रूटी लेके आते हैं तो बच्चों छोटी सी पाइप डाल के बच्चे खींचते हैं, तो वाटर जो है नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन बच्चे जब खींचते हैं उसको ऊपर, तो जब खींचते हैं माउथ से तो वाटर उनके माउथ में जाता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अगेंस्ट किसके, ग्रेविटी। ठीक है, तो वो एक संक्शन पुल बनाता है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जो उसमें सॉल्यूशन होता है, वो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से एक पुल बनाता है, एक फोर्स बनाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स बनाता है, जिसकी वजह से वो वाटर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको कहा था अगेंस्ट ग्रेविटी इन द प्लांट थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जब प्लांट में जब वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन इन जाइलम वाटर मूव अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाता है। अब उसके बाद डिफ्यूज़न देख लीजिए। डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी होता है हायर टू लोअर, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसमें ऐड नहीं करेंगे तो उसकी डेफिनेशन आपको रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसमें डिफ्यूज़न में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसमें भी हायर से लोअर की तरफ जाता है। लेकिन इसमें जो होता है कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे कि आप एक गिलास वाटर है, वाटर में आप इंक डालिए, जब इंक डालेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे इंक जो है पूरे गिलास में फैल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चूँकि इंक के जो इंक है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, इंक के जो पिगमेंट हैं वो वाटर से कम होते हैं, तो वाटर जो है धीरे धीरे उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है फैलता जाता है, जिससे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंक के जो पिगमेंट होते हैं वो चारों तरफ फैलने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, जिससे कि पूरे वाटर में ये फैल जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि हायर टू लोअर। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हाँ रूट हेयर है, अब रूट हेयर जो है सॉइल में फैला रहता है, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है जितने भी सब्सटेंस होते हैं विथ वाटर। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है वो उसके थ्रू जो एंट्री होती है वो बाय डिफ्यूज़न होती है। वो कहता है कि सब लोग आप लोग एंट्री कर जाइए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। कौन? सेल वॉल जो होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसके बाद जब आती है तो वहाँ से फिर रुकावट पैदा होती है, वहाँ से फिर ऑस्मोसिस, उसके बाद फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, आता है। तब ये मतलब सिर्फ वाटर को पहले एंट्री करवाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब आएगा तो उसमें समझाया जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है कैसे जो है ये एंट्री करते हैं। तो डिफ्यूज़न में भी यही होता है। डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। विदाउट एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू
लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं कोई भी सब्सटेंस जो होता है। ठीक है, कब तक? जब तक कि दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर न हो जाएं। अनटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, वाटर इंटर्स द रूट सेल थ्रू द सेल वॉल बाय डिफ्यूजन। दिस देखिए लिखा हुआ है सेल वॉल बाय डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, बगैर एनर्जी का इसमें जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। ये जो होता है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। अब गैस में देखे होंगे आप घर में जो है जैसे किचन में जैसे गैस सिलेंडर होता है, अगर लीक होता है ज़रा सा भी तो आप किसी कॉर्नर में बैठते हैं तो वहाँ पे उसकी स्मेल जो आपको फील होती है, फ़ौरन बताते हैं अरे गैस लीक हो रही, गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो आप जो है फ़ौरन जाके बताते हैं। मतलब क्या हुआ कि हायर से लोअर की तरफ। तो जो एयर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा हैं उसके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो हायर से लोअर की तरफ, तो उसमें जो है गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं चारों तरफ फैलने लगते हैं। मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स जो है गैस के मॉलिक्यूल्स में वो जाने लगते हैं और वो चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कोई परफ्यूम मार रहा है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, घर में बैठे आप फील कर लेते हैं कि हाँ मेरा परफ्यूम कोई जो है यूज़ कर रहा है, फ़ौरन उसको जाके पकड़ लेते हैं आप। ठीक है, हाँ मेरा परफ्यूम है, उसको यूज़ मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो है डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ। अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर में हो सकते हैं, वो चारों तरफ फैल जाते हैं। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स में चारों तरफ उसको बिखरा देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको आप, लेकिन इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका जस्ट जो है अपोजिट है दोनों का। अनलाइक वाटर इसमें जो है मूव नहीं करता है, मूवमेंट नहीं होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, इसमें जो मिनरल्स होते हैं जो अभी आपको मैं पढ़ाया था माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, वो मिनरल्स जो है इज़ मोर इन द रूट हेयर्स सेल्स। मतलब कि हमेशा जो है रूट के अंदर जो है सेल्स के अंदर जो है जो मिनरल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं सेल्स दैन इन सॉइल में जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये सब के लिए जो है ये मिनरल्स की नीड होती है। तो इसको बराबर मिनरल्स चाहिए। अगर मिनरल्स नहीं है तो आर्टिफिशियली ले आके उसमें जो स्प्रे किया जाता है सॉइल में, फसल के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है जो भी आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीज है, ये सब जो है आर्टिफिशियली ले आके भी खेतों में डाला जाता है, जिससे कि फिर जो है वो रूट उसको एब्जॉर्ब करता है। रूट तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कैसे करता है इसमें अब देखिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अनलाइक वाटर, इसमें वाटर नहीं मूव करता। बस एक ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। वाटर जो होता है H2O ये इसमें मूव नहीं करता। ठीक है, अब वाटर को छोड़ दीजिए, वाटर को भूल जाइए। वाटर सिर्फ जो है ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है उसका। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन मोर इन द रूट हेयर सेल्स दैन इन द सॉइल। तो रूट हेयर के अंदर जो होता है कंसंट्रेशन मिनरल्स का होता है वो हायर में होता है और सॉइल के अंदर लोअर में होता है। देयरफॉर दे नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब सॉइल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन में होता है मिनरल्स जो होता है, टू दी हायर कंसंट्रेशन सेल, मतलब रूट सेल। ठीक है, तो लोअर से हायर की तरफ ये जाता है हमेशा। मतलब सॉइल के अंदर, ध्यान सुन लीजिए, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं और रूट के अंदर जो होते हैं सेल के अंदर, रूट के सेल के अंदर जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मूवमेंट लोअर से हायर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को नीड होती है बहुत ज़्यादा मिनरल्स की। ठीक है, अब वो ये होता है तो जाहिर सी बात है जब उल्टी धारा में कोई चीज़ बहेगी तो उसमें आपको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा।
एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप चढ़ते हैं किसी भी चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। सीढ़ी पे देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आप चढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, थक जाते हैं आप। अच्छे लोग जो हैं उनकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है। लेकिन ऊपर से नीचे उतरने में आपको देखिए ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो जब लोअर से हायर की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट होगी। तो दिस मोमेंट नीड एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मोमेंट नीड एनर्जी। इस मोमेंट में एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो है इसमें जो है क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। अब सेल वॉल तो कह देता है कि सब लोग आप मेरे अंदर से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कहती है कि नहीं नहीं, सिर्फ वाटर मेरे अंदर से होके जा सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट में जो है कि बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एनर्जी के आप वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स को रोके रखते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को जो है ये जो है फिर ले जाने के लिए प्रोटीन होता है। प्रोटीन उसको सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस करवाता है, पास करवाता है, तो इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको। अब आगे चलते हैं। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो इसमें जो है बता ही चुका हूँ, लोअर से हायर की तरफ ये कंसंट्रेशन जो है मतलब मूवमेंट होता है। बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हायर टू लोअर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोअर टू हायर, उसको कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है, यहाँ पर ये टॉपिक आपका एंड हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आप लोगों तक वीडियो को मैं पहुँचाऊँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।